नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेशनल करंट अफेयर्स जो 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पहले वीक था जो अक्टूबर का, उसका हम पढ़ेंगे। और हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि हर सप्ताह में एक वीडियो नेशनल करंट अफेयर्स, एक वीडियो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और एक वीडियो राजस्थान करंट अफेयर्स। और हम प्रॉपरली आरएएस प्री को टारगेट करके पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली हम आरएएस प्री के हिसाब से इसको कवर कर रहे हैं ताकि राजस्थान के सभी एग्जाम कवर हो जाएं। तो अगर आप राजस्थान के प्री में सभी करंट के क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आपको अन्य भी अदर आरएएस में पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर दिया जा रहा है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और हमेशा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पिछला जो वीक था उसका, कल इंटरनेशनल पढ़ेंगे और परसों राजस्थान का पढ़ेंगे। फिर हम आगे से हर 7 दिन में 3 वीडियो बनाएंगे वीकली। हम रोजाना नहीं बनाएंगे, वीकली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को उठाएंगे और उसी के अनुसार बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जो नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किया है? प्राकृत और असमिया, या बंगाली, मराठी या पाली? कौन सी भाषा को दिया गया है दोस्तों? दिया गया उपयुक्त सभी, यानी इन सभी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 5 भाषाएं ये हो गई। 6 पहले थी तो टोटल 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषा में शामिल हो गई है। कितनी भाषाएं? 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषा में शामिल हो गई है। भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा में कुल संख्या 11 हो गई। सबसे पहले शामिल होने वाली 2004 में तमिल थी। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया था? तमिल भाषा को दिया गया था 2004 में। लेकिन शास्त्रीय भाषा, किस प्रकार की भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो 1500-2000 वर्ष पुरानी भाषा है, 1500-2000 वर्ष पुरानी भाषा है, उसको दिया जाता है। और वो भाषा अपने आप में मौलिक होनी चाहिए, किसी दूसरी भाषा के शब्द से या दूसरी भाषा से बनी हुई भाषा नहीं होनी चाहिए। अपने आप में मौलिक भाषा हो और 1500-2000 साल पुरानी भाषा हो, उसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ये इसके मतलब जो निश्चित करते हैं उसके लिए ये फिक्स एरिया निश्चित किया गया है। तो ये सभी भाषाएं ऑलरेडी 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये अभी जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो सब भाषाएं ऑलरेडी संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा 11 भाषाओं को दिया गया है, यानी 11 का डबल 22। तो संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को दर्ज किया गया है? 22 भाषाओं को। तो मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन बाद में आगे फिर 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ दिया और 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया। और बाद में 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। तो पहले 14 थी, बाद में 15वीं भाषा सिंधी भाषा हो गई, बाद में 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी, 18वीं नेपाली, बाद में 19, 20, 21, 22। इस प्रकार हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। लेकिन शास्त्रीय भाषा का दर्जा 11 भाषा को दिया गया है, जिसमें से 5 को अभी दिया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
हमारी जो टोटल 11 भाषाएं वो कौन कौन सी है वो देख लो। हमारे पहले तमिल थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। इस प्रकार ये 11 भाषाएं हमारे शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भाषाएं हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 25वां लाल बहादुर शास्त्री, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजश्री बिड़ला, विनोद बच्चन, शशि थरूर, संतोष शर्मा। किसे दिया गया है? राजश्री बिड़ला को। राजश्री बिड़ला को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ ने श्रीमती राजश्री बिड़ला को यह पुरस्कार दिया। लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान है दिल्ली में। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान। इसके द्वारा, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में यह पुरस्कार देती है कौन? लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान। यह प्रत्येक वर्ष भारतीय या विदेश में रहने वाले भारतीय को दिया जाता है। जो राजश्री बिड़ला को जो यह पुरस्कार दिया गया, वो राजश्री बिड़ला क्या करती है? आदित्य बिड़ला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड रूरल डेवलपमेंट की अध्यक्ष है। राजश्री बिड़ला, आदित्य बिड़ला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड रूरल डेवलपमेंट की अध्यक्ष है कौन? राजश्री बिड़ला। उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? राजश्री बिड़ला को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य की बोडो संस्कृति, बोडो संस्कृति की पारंपरिक चावल से बनी बियर और खाद्य पदार्थों को जीआई टैग मिला है? तो बोडो जनजाति कहां पे रहती है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। बोडो जनजाति असम की जनजाति है। वो हमने अभी 22 भाषाओं में आपको एक भाषा बताई थी, बोडो भाषा, वो भी असम की एक भाषा है। और बोडो संस्कृति, जो बोडो जनजाति है वो असम की है। और बोडो जनजाति के जो उत्पाद है उनमें से 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य के हो जाएंगे? असम। किस राज्य के हो जाएंगे? असम। असम के 8 पारंपरिक उत्पादों को, असम के 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है असम के। तो जीआई टैग बोडो ट्रेडिशनल ब्रूअर्स एसोसिएशन द्वारा बनाए गए 3 राइस बियर है, बोडो जो ग्वारन, मेम्ब्रा जो बिगबी और बोडो जो घिसी। ये नाम है, ये तो याद नहीं रहने वाले नाम है, लेकिन ये याद रखना जो बोडो के 8 है बोडो नाम मिलेगा आपको, वो जीआई टैग असम के ही है। और जो 8 खाद्य पदार्थ है सब में पहले बोडो नाम जरूर है। तो इस प्रकार इसको आप याद रख लेना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोडो जनजाति असम राज्य की मूल निवासी है और इसकी आबादी में लगभग 6% बोडो जनजाति असम की आबादी में, पूरी असम की आबादी है उसमें 6% बोडो जनजाति है। और यह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में एक मैदानी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। बोडो जनजाति 6ठी अनुसूची है। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है? असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 4 राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल है हमारे। तो 6ठी अनुसूची में शामिल है इन्हीं राज्यों की जनजातियां। तो 6ठी अनुसूची में बोडो जनजाति भी शामिल है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषणोन्नति योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर कितना खर्च करेंगे? ये 2,01,321 करोड़, 1,01,321 करोड़, ये तो सेम ही हो गया। 3 लाख करोड़ कितना खर्च करेंगे? तो ये खर्च ये तो पूछा, शायद ही पूछा जाएगा। 1,01,000 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करेंगे। किस पे? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषणोन्नति योजना को पर। तो ये क्या है? 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषणोन्नति योजना को मंजूरी दी गई। तो इसमें ये राशि खर्च करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,
ये आपको यह याद रखना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, ये योजना 2008 से 7-8 से चल रही है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, कई बार। तो इसके लिए ये किस लिए थी? ये कृषि की वृद्धि दर को 4% बढ़ाने के लिए थी। कृषि की वृद्धि दर 4% बनाए रखने के लिए थी RKVY योजना, यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? PM, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये याद रखना, इसी योजना का नाम चेंज कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना था, इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जो पहले 2007-8 से शुरू की गई थी, इसका नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गया है। और इसमें राष्ट्रीय कृषि की विकास दर को, कृषि की वृद्धि दर को 4% बढ़ाने का लक्ष्य उस समय 2007-8 में रखा गया था। 1 मिनट दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया है? बायोगैस इकाइयां, बायोगैस यानी जो कचरे से, जो पराली होता है, जो पशुधन का गोबर होता है, उस कचरे से जो बिजली उत्पादन होती है, उस बिजली को बायोगैस कहते हैं। तो ये इसके लिए 4 इकाइयों का उद्घाटन किया गया। वो कहाँ पे है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। कौन से राज्य में है? असम। असम राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया है। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड, किसने स्थापित किया? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड या संपीड़ित बायोगैस सीबीसी प्लांट का निर्माण का शुभारंभ किया गया है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की परियोजनाएं कौन कौन सी है? असम में प्रमुख ऑयल इंडिया गुवाहाटी, जोराहट, शिव सागर और तिनसुकिया, ये असम में ऑयल इंडिया की परियोजनाएं हैं। और ये संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन है? अपने राज्य उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी राज्य हैं। बायोगैस के 4 प्लांट का उद्घाटन तो असम में अभी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। लेकिन बायोगैस उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा बायोगैस उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। बायोगैस का निर्माण खाद, गोबर, घरेलू कचरे, फसलों के तने आदि से होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, ये याद रखना दोस्तों। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, ध्यान में रखना दोस्तों। मीथेन यानी CH4, जो पशुओं की जुबाली से भी निकलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शहरी शासन सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? शहरी शासन सूचकांक में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? केरला, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात। किस राज्य को प्राप्त हुआ है? केरला को। केरल को शहरी शासन सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक किसने जारी किया? यह प्रजा फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया। किसने तैयार किया? प्रजा फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? शहरी सरकार, जो नगर निकायों की सरकार होती है, चेयरमैन होते हैं हमारे नगर पालिका में, सभापति होते हैं तो इन सरकारों को, जो शहर की अपनी सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय निकाय होती है, उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रजा फाउंडेशन द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें केरल प्रथम स्थान पर आया है। इसमें 42 संकेतकों के आधार पर, यह पूछा जा सकता है कितने संकेतक इसमें यूज लिए गए? 42 संकेतकों के आधार पर, 42 संकेतकों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया है। और इसमें 5 राज्य, शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से है? केरल प्रथम, ओडिशा, महाराष्ट्र 3 नंबर, छत्तीसगढ़ 4 नंबर और मध्य प्रदेश 5 नंबर। ये टॉप के 5 राज्य हैं शहरों की रैंकिंग में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बापू टावर का उद्घाटन कहां किया गया? बापू टावर कहां बनाया गया? ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो दिल्ली, जयपुर, पटना, मुंबई। कहां पे स्थापित किया गया दोस्तों?
यह किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। पटना में बापू टावर की स्थापना की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महात्मा गांधी की अभी जयंती की थी ना 2 अक्टूबर को, 155वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी ये? 155वीं जयंती थी। और इस जयंती के अवसर पर पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। ये बापू टावर है, ये 5 मंजिला है, बेलनाकार और आयताकार डिजाइन में है। और इसमें महात्मा गांधी के जीवन को दर्शाने की दीर्घाएं शामिल है, यानी महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित दीर्घाएं, उनके जीवन से संबंधित चित्र इस टावर में दिखाए गए हैं। ये 5 मंजिला है, पटना में है। ध्यान रखना बापू टावर कहाँ पे है? पटना में है। और ये 7 एकड़ में विस्तारित है। और इस पर 129 करोड़ का बजट आया था। इसका खर्चा कितना हुआ था? 129 करोड़ का। और ये पटना में स्थित है बापू टावर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक कौन बना है? इथेनॉल। इथेनॉल क्या है दोस्तों? जो अभी सरकार ने 2025 तक पेट्रोल डीजल में 20% इथेनॉल युक्त पेट्रोल का लक्ष्य रखा है। उसके जो इथेनॉल है उसी का उत्पादक राज्य कौन है? एक नंबर है अमेरिका। 1 नंबर अमेरिका है, 2 नंबर ब्राजील है, 3 नंबर भारत है। तो ये पूछ रहा है 3 नंबर कौन बना है, तो 3 नंबर भारत बन गया है। 1 नंबर अमेरिका है, 2 नंबर ब्राजील है और 3 नंबर अपना भारत है। तो इथेनॉल उत्पादन में 3 नंबर है। इथेनॉल का उत्पादन मक्का, गन्ना और गेहूं जैसे पौधों की, जो भी पौधों की कचरा बचता है, चाहे पराली हो कोई भी हो, जो शेष उत्पाद बचता है कचरे के रूप में, उससे इथेनॉल बनाया जाता है। सड़ा हुआ चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे सड़ा हुआ धान हो, तो उनसे इथेनॉल बनाया जाता है। और इथेनॉल में गैसोलीन को मिश्रित करके ईंधन बनाया जाता है। तो इथेनॉल में क्या मिश्रित करते हैं? गैसोलीन को मिश्रित करके इसको ईंधन बनाया जाता है और फिर ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। इथेनॉल क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का, इन प्रदूषकों का कम उत्सर्जन करता है। किस किस का? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, जो प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं उन प्रदूषकों का कम उत्सर्जन डीजल पेट्रोल की तुलना में ये कम प्रदूषक होता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। इसका एक दूसरा कारण भी है, प्रदूषण तो कम करता ही करता है, लेकिन भारत अपनी जो आवश्यकता है उसका 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर इथेनॉल हमारे यहाँ पे उत्पादित होता तो तेल का इंपोर्ट बिल घटेगा तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा और भारत को बाहर से कम मंगाना पड़ेगा। तो उसका दूसरा लक्ष्य वो भी है और इसका प्रदूषण कम करना भी लक्ष्य है। इस प्रकार ये दोहरा लक्ष्य वाला है। तो इसमें पराली, बांस ये सब इससे होता है। और इसके लिए 2 रिफाइनरियां स्थापित की गई है। एक पानीपत हरियाणा में पराली से बनाने के लिए, और एक नुमालीगढ़ असम में 2 रिफाइनरियां स्थापित की गई इथेनॉल निर्माण के लिए। और बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र 2022 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कौन बना है? यानी चैट जीपीटी, क्लूड, भारत जेन और कोहेर। तो भारत जेन, याद रखना, भारत जेन जो दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित है मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यह क्या है? एक प्रकार का जीपीटी टाइप का है और इसको भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है। इसलिए यह क्वेश्चन बनता है भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया गया है? तो यह है भारत जेन। हाल ही में दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है भारत जेन लॉन्च किया गया है। इसे भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है। ये आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में तैयार किया गया है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है। एआई मॉडल पर आधारित है। तो आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। क्या है? भारत जेन। तो यह भी पूछा जा सकता है भारत जेन को किसने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है, चैट जीपीटी जैसा बना रहे हैं। इसे मानव भाषा को समझने के लिए और उसके साथ संवाद करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसके अलावा अन्य जानकारी में एआई शिखर सम्मेलन 2024, एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां पे हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन 2024 हुआ था। और हनुमान एआई चैटबॉट में कितनी भाषाएं शामिल है? 98। हनुमान एआई चैटबॉट में कितनी भाषाएं शामिल है? 98, 98 भाषाएं शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा विकसित एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? स्टारगेट। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा एक विकसित एआई सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, इसका नाम क्या है? स्टारगेट। ये थी आपको दोस्तों अन्य जानकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जन सुराज पार्टी, जन सुराज पार्टी का गठन किसने किया है? जन सुराज पार्टी, पार्टी का गठन कोई भी कर सकता है, लेकिन पार्टी को राज्य दल का दर्जा और राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है। वो भी एक वोट कैटेगरी निश्चित की हुई है, उतने वोट या उतनी सीटें प्राप्त करने पर ही राज्य दल और राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। लेकिन वैसे दल भारत में कोई भी बना सकता है। तो जन सुराज पार्टी का गठन किसने किया है? अरविंद केजरीवाल, वसुंधरा राजे, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर। तो दोस्तों प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी का गठन किया है। तो जन सुराज पार्टी गठन किसने किया? प्रशांत किशोर ने। यह 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पे इसका गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष बनाया गया है मनोज भारती को। अध्यक्ष इसको बनाया गया है मनोज भारती को। और प्रशांत किशोर आप भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार हैं। 2014 में बीजेपी के रणनीतिकार यही थे। तो ये राजनीतिक रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, और उन्होंने पार्टी गांधीवाद की विचारधारा पर प्रेरित होकर बनाई है। और 2025 में बिहार की विधानसभा में 243 सीटों पर यह चुनाव लड़ सकती है। तो ये दोस्तों याद रखना, बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 243। और इसका चुनाव कब है? 2025 में। तो इसमें ये सुराज पार्टी, जन सुराज पार्टी चुनाव लड़ सकती है। और जन सुराज पार्टी का गठन हुआ है, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था ना, तो उसका क्वेश्चन 2-3 पेपरों में पूछा गया था। तो ऐसे तो पार्टियां बहुत गठित होती है, लेकिन जो प्रचलित आदमी गठन करते हैं तो उसके पर्सन को पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको देखा। और बाकी पूरे भारत में पार्टियों का गठन होता रहता है। हम कौन सी पार्टी को याद करेंगे ये नहीं होता, लेकिन जो प्रसिद्ध व्यक्ति या जो चर्चाओं में रह जाती है उसको थोड़ा देख लेते हैं। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां पूरे देश में 6 ही है। कौन कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। इन पार्टियों को राष्ट्रीय राज्य पार्टी का दर्जा कैसा दिया जाता है, इनके बारे में हम चुनाव आयोग का कोई जो वीडियो बनाएंगे उसमें अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी का, राज्य पार्टी का चुनाव आयोग दर्जा कैसे देता है, कैसे चुनाव चिन्ह दिया जाता है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। आप तो अभी याद रखना कि अभी हमारे पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां है कौन सी। तो हमारे 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 पार्टियां अभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा, क्या नाम है? धरती आबा, धरती आबा है, आबा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है? धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है? धरती आबा ये पृथ्वी पिता से नाम बनाया गया, धरती आबा। हजारीबाग कहां पे ये शुरुआत किया? हजारीबाग झारखंड, जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र। तो इसकी शुरुआत की गई है हजारीबाग झारखंड से। हजारीबाग झारखंड से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। इससे 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। और इसमें जनजातीय ग्राम, इसमें 30 राज्यों के 549 जिलों के 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को फायदा होगा। तो ये जनजातियों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको गरीबी मुक्त करने के लिए, सब मकान उपलब्ध करवाने के लिए और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह अभियान स्टार्ट किया गया है। तो कहां से किया गया? ये हजारीबाग झारखंड से।
बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन में। क्रूज भारत मिशन, क्रूज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, आने वाले 2-3 लगभग आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने में जरूर मिलेगा। क्या? क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन, इसकी शुरुआत कहां से की गई है? क्रूज भारत मिशन की शुरुआत मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तो किससे की गई है? मुंबई से। मुंबई से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने 5 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए क्रूज भारत मिशन की शुरुआत केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां से की है? मुंबई से की है। इसका लक्ष्य ध्यान में रखना, लक्ष्य ध्यान में रखना 2029 तक क्रूज पर्यटन को 10 लाख यात्री, क्रूज पर्यटन को कितना करना है? 10 लाख यात्री करना है और 4 लाख रोजगार सर्जित करना है। 4 लाख रोजगार सर्जित करना है और 10 लाख क्रूज पर्यटन को, यात्रियों को बढ़ाना है। यह लक्ष्य कब तक है? 2029 तक है। क्रूज भारत मिशन, ध्यान में रखना दोस्तों, क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? 2029 तक 4 लाख रोजगार सर्जित करना और 10 लाख क्रूज पर्यटन को बढ़ाकर 10 लाख तक करना। ये इस लक्ष्य के, इस मिशन के उद्देश्य है दोस्तों, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन कहां किया गया? इसका समापन कहां किया गया? दिल्ली, जयपुर, रांची, चेन्नई, तो इसका समापन किया गया रांची में। कब किया गया? ये 30 सितंबर को। और इसका शुरुआत कहां से की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी गांधीनगर से, गांधीनगर गुजरात से। राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह क्या है? राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक, 1 से 30 सितंबर यानी पूरे सितंबर माह को, पूरे सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हर साल मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। तो ये पोषण माह था जो 1 सितंबर को गांधीनगर से स्टार्ट हुआ था, यो 30 सितंबर को रांची में इसका समापन रखा गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने, बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी, अन्नपूर्णा देवी ने। और शुरुआत गांधीनगर गुजरात से की गई थी। यह हर वर्ष 1 से 30 सितंबर को मनाया जाता है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी झुंझुनू राजस्थान से, अपने झुंझुनू राजस्थान से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई थी। तो ये ध्यान में रखना, 2018 में पोषण माह, प्रथम पोषण माह मनाया था 2018 में, जो झुंझुनू राजस्थान में मनाया था। अभी 7वां, जिसकी शुरुआत की गई गांधीनगर गुजरात से और समापन किया गया रांची झारखंड में, ध्यान में रखना दोस्तों। और 1 से 30 सितंबर को हर वर्ष पोषण माह मनाया जाता है। और 1 से 7 सितंबर को, 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह है, पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को, और पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसको 2007 में, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया था। कब है? 2007 को, 15 जून 2007 को स्थापित किया था। और पहला मनाया गया था 2 अक्टूबर 2007 को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब मान्यता दी थी? 2007 को। और ये शिक्षा को और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाई जाती है, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, जो 1964 से 1966 तक 2 वर्ष प्रधानमंत्री रहे थे, जो पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में हराया था और बाद में ताशकंद समझौता करने रूस गए थे और वहां से उनकी संदेहगत स्थिति में मौत हो गई थी।
तो इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जो नेहरू के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश कुमार, RN वर्मा, MV श्रेयस कुमार, तेजपाल सिंह। तो कौन बने हैं दोस्तों? श्रेयस कुमार, MV श्रेयस कुमार किसके? इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं। ये इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के प्रकाश की सर्वोच्च संस्था है। ये न्यूज़पेपर प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? न्यूज़पेपर इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1939 में। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है, 2024 नहीं, 2022 के लिए। 2022 के लिए किसे दिया गया? 2022 के लिए अभी दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। 2022 के लिए किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार, सलमान खान। किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 के लिए अभी दिया गया, एक मिनट, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। यह मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड है। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होता है, उसी के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह अभिनेता हो, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, गीतकार आदि को प्रदान किया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक गोल्डन लोटस यानी स्वर्ण कमल और एक शॉल और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार। दादा साहब फाल्के में कितनी राशि, दादा फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख नगद, एक शॉल और गोल्डन लोटस प्रदान किया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इसकी पहली विजेता कौन थी? पहली विजेता थी अभिनेत्री देविका रानी इसकी प्रथम विजेता थी। अभी मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में और इनका असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। इन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार पहले से प्राप्त है। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर, ये तो नहीं पूछे जाएंगे। इनका जन्म कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। और 2024 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। यह पूछा जा सकता है 2024 में पद्म भूषण और 2022 का इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म कौन सी थी? मर गया। मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म थी मर गया। तो पिछले देख लेते हैं। 2018 के दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया था? अमिताभ बच्चन को। 2019 का दिया था रजनीकांत को। 2020 का दिया था आशा पारेख को। 2021 का दिया वहीदा रहमान को। और अभी 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को दिया है। 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे, बेंगलुरु, नागपुर, रांची। कहाँ पे किया गया है? ऑक्सीजन बर्ड फार्म का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नागपुर में। नागपुर में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन नागपुर हैदराबाद NH 44 पर किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ये दोस्तों कंफ्यूजन है, देख लेना आप। चॉइस है 44 है, मुझे 44 याद है, ये देख लेना। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा
NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया ये एक पार्क कुल 8.23 हेक्टर में है। प्राकृतिक पक्षी आवास के रूप में काम करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। NHAI द्वारा बर्ड पार्क बनाया गया है नागपुर में, जो राजमार्ग नागपुर हैदराबाद है NH पर स्थित है, जो 8.23 हेक्टर में फैला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत में राजमार्गों का विकास, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, ये भारत में सड़कों का निर्माण कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में स्थापना हुई थी। और भारत के हाईवे सड़क निर्माण का कार्य NHAI करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव इनके अध्यक्ष है। और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है हमारे? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। और भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा, देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों महाराष्ट्र देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार है, उन्होंने दर्जा दिया है। ये देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा ये गौशालाओं में स्वदेशी गायों को 50 रुपए प्रतिदिन, 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी भी प्रदान करेगा। 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सब्सिडी भी देंगे। और देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ध्यान में रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है प्रश्न, महाराष्ट्र। अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? अग्निवीर। जो अग्निवीर योजना लॉन्च की गई थी 2022 से लागू है। उसमें पहले था कि 4 साल के बाद में 25% रखेंगे, उसमें अभी संशोधन भी किया गया है, 7 साल तक रखने का कहा गया है। और उसमें अब जो है वो नौकरी भी 7 वर्ष तक देने का कहा गया है। और उसमें लगभग 70% तक वापिस से परमानेंट करने का कहा गया है। वो तो अब संशोधन हो गया, लेकिन वो पहले नियुक्त हो चुके हैं, उनके तो अभी 4 साल के बाद में नौकरी, 4 साल के बाद में नौकरी छोड़नी होगी। तो उनको वापस आने के बाद में वापस नौकरी में आरक्षण किसने, रिजर्वेशन किस प्राइवेट कंपनी, किस कंपनी ने दिया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस, या एयर इंडिया। किस कंपनी ने दिया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी बन गई है, ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस में टेक्निकल एंट्रीज में तो 15% है, और प्रशासनिक और सुरक्षा में 50% है। अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन रहेगा प्रशासनिक और सुरक्षा में 50% और टेक्निकल एंट्रीज में 15% है। और इसका ब्रह्मोस एरोस्पेस है, इसका मुख्य काम क्या है? क्रूज मिसाइलें बनाना, क्रूज मिसाइलें बनाना इसका मुख्य काम है। 2022 से अग्निपथ योजना चल रही है। यह अग्निपथ योजना में आरक्षित करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी भी बन गई है, पहली कंपनी भी और पहली प्राइवेट कंपनी भी बन गई है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो पहला वीक था अक्टूबर माह का, उसका पूरा जो नेशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने कवर कर लिया है थोड़े से समय में। तो दोस्तों इस प्रकार थोड़े समय में पूरा कंटेंट कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल पर बने रहें। हम करंट का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होने देंगे। हम एक दिन नेशनल, एक दिन इंटरनेशनल और एक दिन राजस्थान, इस प्रकार सप्ताह में 3 वीडियो लेकर आएंगे। और तीनों में हमारा जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में जितना भी करंट आता है उसको उसी हिसाब से कवर कर लेंगे। इससे न तो आपको ज्यादा कहीं पे पढ़ने की जरूरत है और न आपका कोई प्रश्न छूटेगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।